नमस्कार। स्वास्थ्य पर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिससे कहा जाता है कि पूरे विश्व में लगभग 15 से 20% लोग कभी न कभी इस बीमारी की चपेट में आते ही है। आखिर है यह क्या बीमारी? हमारे साथ हैं प्रसिद्ध सर्जन और नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज के भूतपूर्व सर्जन और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राजेश सी शाह, जो अहमदाबाद से आए हुए हैं दिल्ली में एक हर्निया कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए। हम उनसे बात करेंगे इसी संबंध में, क्योंकि ये जो एक बीमारी है एक विश्वव्यापी बीमारी बनती जा रही है और इसके कई और विभिन्न पहलुओं पर हम इनसे बात करें। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शक मित्र, हम डॉक्टर राजेश शाह, हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रोफेसर ऑफ सर्जरी अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुए हैं और पूरी ज़िंदगी हमारी इस सर्जरी डिपार्टमेंट में हमने बिताई है। इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के हम भूतपूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इंडियन हर्निया सोसाइटी के भी हम प्रेसिडेंट रह चुके हैं। साथ ही में अभी जो इंटरनेशनल जर्नल आती है हर्निया नाम से, उसमें भी हम एडिटोरियल बोर्ड मेंबर तरीके से पूरे विश्व में एक ही गुजराती जो हूँ जो उसमें चुना गया हूँ। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे हर्निया के बारे, आपके बारे में हमने जाकर, अच्छा, हर्निया के बारे में कहता है कि जो एक पुरुषों की बीमारी है और इससे काफ़ी लोग प्रभावित है। आखिर हर्निया बीमारी है क्या, इसके बारे में बताइए। हर्निया, उसका जो मूलभूत शब्द है वो सारण गांठ। सारण गांठ मीन्स जो ऑर्गन्स होते हैं, विसरा होते हैं, वो सड़क के बाहर आ जाते हैं, शरीर के बाहर। तो जो एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, ब्रेन कैविटी, ऐसी अलग अलग जो कैविटी बॉडी में बनी हुई है, कभी भी वो कैविटी से नॉर्मल या एबनॉर्मल ओपनिंग से उसका कुछ भी ऑर्गन या उसका पार्ट जब बाहर आ जाता है तो उसको हर्निया ऐसे डिफाइन किया जाता है। आपने पूरा सही तरीके से बताया कि ये ज़्यादातर जो एब्डोमिनल इंग्वाइनल हर्निया होता है, वो इंग्वाइनल हर्निया जो मैक्सिमम नंबर से बनते हैं उसमें पुरुषों बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं, क्योंकि पुरुष की जो रचना होती है बॉडी की, उसमें जो शुक्रपिंड उनके जन्म के समय जो बनते हैं, जब माँ के पेट में उछलते होते हैं, उस वक्त वो पेट के अंदर होते हैं और बाहर वो सरक के आते हैं और उसके साथ में कुछ सुराग रह जाता है और इसकी वजह से बनता है। तो ऐसे गिना जाए तो इंसिडेंस वाइज करीबन 6 पुरुष होने के बाद एक महिला को ये बीमारी दिखती है। तो सेक्स प्रिपोंडरेंस में मेल कुछ ज़्यादा ही उसमें दिखते हैं। तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये ज़्यादातर पुरुषों की बीमारी है। पूरे विश्व के स्तर पे देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम में जो रजिस्ट्री हुई है उसमें ऐसा बोल रहा है कि करीबन 10% ऑफ द पॉपुलेशंस आर सफरिंग फ्रॉम हर्निया वंस इन अ वाइल लाइफ टाइम। और जो अमेरिकन जो स्टडी है उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि अराउंड 27% ऑफ द पीपल और द पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम द हर्निया वंस इन अ लाइफ टाइम। सो इसके हिसाब से पूरा इंडिया का कोई रजिस्ट्री हमारे पास नहीं है, मगर उसके हिसाब से गिने जाए तो भी अरे मिनिमम गिने तो भी 10% ऑफ द पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम द हर्निया। और इसी हिसाब से हम देखे जाए तो पूरे साल में करीबन इंडिया में 20 लाख से ज़्यादा लोग हर्निया की सर्जरी हर साल करवाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप हर्निया के बारे में बताया और हर्निया काफ़ी जटिल बीमारी है। अभी आप आए हुए हैं दिल्ली में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है हर्निया पर, इस पर इसमें किन मुद्दों पर विशेषतः बात हो रही है? ये जो है हर्निया की, पूरे विश्व के सर्जन्स यहाँ आए हुए हैं, करीबन 60 देशों से सर्जन्स यहाँ आए हुए हैं और पूरे इंडिया के करीबन 1500 सर्जन यहाँ हुए हैं। इसको हम बोलते हैं AWR, एब्डोमिनल वॉल रिकन्स्ट्रक्शन। देयर इज अ सर्जिकल कम्युनिटी AWRC, और उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस है 2023 की। तो उसको डीप इम्पैक्ट का नाम दिया है कि इट इज़ डीप इम्पैक्ट AWR 2023। होटल ताज विवांता जो दिल्ली द्वारका में स्थित है, वहाँ ये पूरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और इसमें जो प्रोफेसर रमना है उन्होंने भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया है और डॉक्टर विवेक बिंदाल, राजेश श्रीवास्तव जैसे सर्जन्स सब यहाँ आए हुए हैं और पूरा आयोजन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। उसमें हर्निया के हर एक पहलू
कैसे सिम्टम्स होता है, कैसे डायग्नोसिस होता है, उसकी कैसे ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट में हर्निया की जो सर्जरी होती है वो ओपन सर्जरी भी होती है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है। तो दोनों तरीके से सर्जरी किया जाता है। आज भी इंडिया में ज़्यादातर लोग ओपन सर्जरी करते हैं, मगर लेप्रोस्कोपी की तरफ उसका बदलाव जा रहा है। जैसे सब फील्ड में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का जो कंसेप्ट है, जो लेप्रोस्कोप की वजह से, दूरबीन की वजह से जो हो सकता है, उसकी वजह से इसके भी तो पूरे अलग अलग पहलू है। क्योंकि हर्निया भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एब्डोमेन में हर्निया होते हैं, एब्डोमिनल वॉल के जो होते हैं वेंट्रल हर्निया बोलते हैं, हाइटस हर्निया बोलते हैं, अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के हर्निया होते हैं। हर्निया के कई कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया होता है, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया होता है। तो ये सब वैरायटीज़ की, हर एक चीज़ की, हर एक पहलू की यहाँ डिस्कशंस होने वाली है। पूरे वर्ल्ड से जो सर्जन्स इकट्ठे हुए हैं वे पूरे पहलू को तपासेंगे, इसमें से निष्कर्ष करने का प्रयत्न करेंगे कि कौन से ज़्यादा अच्छा प्रोसीजर है, कहाँ कौन सी तरकीब से काम किया जाना चाहिए। ये सब डिस्कशंस होना चाहिए। उसमें हमको बुलाया गया है लिटिगेशंस इन हर्निया सर्जरी सब्जेक्ट पे लेक्चर देने के लिए। आई एम इनवाइटेड फैकल्टी फॉर लिटिगेशंस इन हर्निया सर्जरी। मैं एमए जनरल सर्जरी और डीजीओ डबल पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, और उसके साथ में हमने लॉ और मैनेजमेंट का भी स्टडी किया हुआ है, और इसी वजह से ये सब्जेक्ट पे हमें बोलने के लिए बुलाया गया है। डॉक्टर साहब, अपने हर्निया के बारे में बताया और काफ़ी अच्छा। इसमें कहा जाता है कि मतलब है कि ऑपरेशन ही एक विकल्प है इसके इस समाधान के लिए, और उसके दौरान काफ़ी कुछ मैंने कठिनाइयाँ भी होती है। तो क्या और कोई साधन नहीं है जिससे कि बीमारी को ठीक किया जा सके? आपने बिल्कुल सही फरमाया। हर्निया जब होता है तो उसको बिना सर्जरी कोई ट्रीट नहीं कर सकता है। कहीं कहीं गलत लोग हर्निया के जो बेल्ट आते हैं वो पहनाते हैं, मगर ये बेल्ट से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता है। कहीं लोग कान में सुराख करते हैं। हम कहीं बच्चों को देखते हैं जब तो आने से पहले कान में सुराख करके आते हैं, वो पूरा एक ब्लैक धागा कान में सुराख करके डाल देते हैं, मगर इस चीज़ों से कभी भी हर्निया मिटता नहीं है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, और ये आप सब दर्शक लोग ध्यान में रखो कि गलत तरीक़ों का इस्तेमाल मत करो। हर्निया की एकमात्र ट्रीटमेंट वो सर्जरी ही है, और सर्जरी ही रहने वाली है। उसमें कोई प्रावधान का कोई सुराग नहीं है। अच्छा, जैसे हमें बात है कि ये पुरुषों के बारे में, लेकिन क्या ये महिलाओं और बच्चों को भी प्रभावित करता है क्या? महिलाओं और बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है, और महिला और बच्चों की बीमारी खास करके जो महिलाओं में जो सर्जरी होती है, जो हिस्टेरेक्टमी गर्भाशय निकालने का और सिजेरियन सेक्शन बच्चों के जन्म के लिए, तो ये जब सर्जरी होती है उसमें बहुत फास्ट तरीके से सर्जरी किया जाता है। खास करके जो सिजेरियन सेक्शन है उसमें माँ के साथ बच्चे का भी ध्यान रखना होता है। तो इस सर्जरी जो फास्ट होती है तो कभी कभी उसमें कॉम्प्लिकेशन होके एब्डोमिनल वॉल लूज हो जाती है, जिसको हम आमतौर पे इंसिजनल हर्निया या तो वेंट्रल हर्निया के नाम से बुलाते हैं। और वो सर्जरी भी महिलाओं में भी काफ़ी तरीके से प्रचलित है। और बच्चों को तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये जो होता है, जो जन्म से होता है, जो एक कैनाल बनती है इंग्वाइनल कैनाल, और उसमें जो सुराख रहता है उसकी वजह से ये बनता है। तो ये वजह है कि जिससे बच्चों में भी ये बीमारी ज़्यादा दिखती है, मगर कभी कभी बच्चों में नहीं दिखने की वजह से जब एडल्ट होते हैं तब ये दिखाई देती है, मगर बच्चों में भी दिखती है। और इस आम तौर पे जो गांव में लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि पहले कान में सुराख बनवाते हैं, और जब उससे नहीं मिटता है तभी सर्जरी के लिए आते हैं, तब तक बहुत देरी हो जाती है। तो हम यहाँ मैसेज देना चाहते हैं कि ये कान में सुराख बनाने से कभी कोई बच्चे की सारंगांठ मिटी नहीं है, हर्निया मिटा नहीं है। तो आप तुरंत ही अपने सर्जन डॉक्टर को संपर्क करें। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भी हर्निया होने की संभावना होती है? हाँ, जो प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल मसल्स कभी लूज हो जाते हैं, और इसी वजह से फिर जब अपने मसल्स में टाइटनेस नहीं आती है तो इसी वजह से वीकनेस की वजह से भी कभी कभी हर्निया हो सकता है। आमतौर पे मस्कुलर वीकनेस ही हर्निया का वजह होता है। मान लें किसी व्यक्ति को हर्निया है तो डॉक्टर बताते हैं, व्यक्ति को पता नहीं चलता कि हर्निया हमें है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचान हो सकती है? जो कॉमनेस्ट हर्निया होता है वो है इंग्वाइनल हर्निया, जिसको हम बोलते हैं इंग्वाइनल रीजन में, मीन्स के पेट के नीचे के भाग में, और जहाँ से अपना पाँव जुड़ता है वो जगह को इंग्वाइनल रीजन जो बोलते हैं, वहाँ से ये हर्निया ज़्यादातर होता है। और वहाँ क्या होता है कि पहले जो हर्निया की शुरुआत होती है तो जो आंत होते हैं, आंत के पीछे जो ओमेंटम रहता है, ये सब खिसक के
नीचे जो कोथली रहती है वो कोथली में चले जाते हैं पुरुषों की, जहाँ शुक्रपिंड भी रहता है। तो शुरुआत वहाँ से होती है। तो शुरुआत में क्या होता है कि जब आदमी खड़ा होता है तो वो बाहर आ जाता है, जब सो जाता है तो वो अंदर चला जाता है। मगर आमतौर पे क्या होता है कि लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। थोड़ा सा भी ध्यान देने से उसको तुरंत ही पता लग सकता है, और अपने आप भी आप पता लग सकते हो। अपने बॉडी को अपनी तरफ से ध्यान रखोगे तो अपने आप ही आप वो हर्निया का डायग्नोसिस कर सकते हो। और आमतौर पे ऐसा कहता है कि हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जो क्लिनिकली मीन्स के तपास करने से ही पता लग जाता है, उसमें ज़्यादा कोई तपास करने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट सोनोग्राफी आजकल, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब चीज़ें प्रावधान में किया जाता है, मगर क्लिनिकल एविडेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन हर्निया सर्जरी। हर्निया के लक्षण के बारे में बताया। अच्छा, इसका जो होने का क्या कारण और इससे क्या बचाव किया जा सकता है? हाँ, होने में ऐसा है कि जहाँ जहाँ पेट का प्रेशर, एब्डोमिनल प्रेशर जो बोलते हैं, वो जब बढ़ जाता है, मानो थॉरेक्स में है तो थॉरेसिक कैविटी का प्रेशर जब बढ़ जाता है तब ये ज़्यादातर होता है। अब प्रेशर कब बढ़ता है, कौन सी कंडीशंस में? तो मानो कोई आदमी को, आजकल पॉल्यूशन बहुत है, अपने दिल्ली शहर में तो बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है। पॉल्यूशन की वजह से आदमी को ब्रोंकाइटिस वगैरह होता है, ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह हो जाता है, और वो अस्थमा खांसने की वजह से फिर क्या है कि एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर स्ट्रेन आता है, जोर आता है। काफ़ी हैवी वजन उठाने के वालों लोगों को भी ये हो सकता है। जो आदमी में एक बीमारी होती है प्रोस्टेट, आमतौर पे 50 साल के बाद प्रोस्टेट की ग्रंथि सूख जाती है, मगर कहीं कहीं लोगों में करीबन 20 से 25% पुरुषों में ये बढ़ जाती है, और इसी वजह से पेशाब रुकती है। पेशाब रुकने की वजह से भी आपको धीरे धीरे जोर करना पड़ता है, और वो जोर करने की वजह से जो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से भी हर्निया होता है। कई लोगों को मसा, बवंदर, ऐसी भी बीमारी जो होती है उसमें भी टट्टी का प्रॉब्लम होता है। टट्टी करने के लिए जो जोर करना पड़ता है, जो कॉन्स्टिपेशन होता है और जो जोर करना पड़ता है, ये सब वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, और इससे हर्निया बढ़ने की संभावना रहती है। हर्निया के रोगियों को मैंने क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है? क्या इसका आगे अधिक बढ़ जाने से उनको क्या परेशानी हो सकती है? आप पहले से उसको रोक नहीं लगाते हो। हर्निया सर्जरी बहुत सिंपल सर्जरी है। जहाँ से वो सुराख से वो बाहर निकलता है, वहाँ से उसको आंत को वगैरह को अंदर रख देना होता है, और वो सुराख को बंद कर देना होता है। ज़रूरत पड़े तो वहाँ मैश भी रखी जाती है। आमतौर पे आजकल मैश रखने का भी प्रावधान ज़्यादातर किया जाता है। इसी वजह से वो दीवार सख्त बन जाती है और बाद में रिकरेंस होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये डेफिनेटली ये सर्जरी से मिट जाता है। मगर यदि आप ध्यान नहीं रखते हो तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो आंत है वो वापस नहीं जा सकते पेट के अंदर, और वहाँ रुक जाते हैं। उसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं। और वो ऑब्स्ट्रक्शन में जब उसका ब्लड सप्लाई होता है वो भी कभी कभी प्रेशर की वजह से रुक जाता है, तो उसको हम स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया करता है। और जब स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया हो जाता है तो आंत फिर पूरा मर जाता है। तो कभी कभी वो आंत को काट के उसको जोड़ना भी पड़ता है, तो बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। तो यदि आप पहले से जाग जाओ, अपना ध्यान रखो और सर्जरी करवा लो, तो आप ये सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हो। क्योंकि स्ट्रेंगुलेशन होने से ये भी हो सकता है कि अंदर फट भी जाए, और फटने के बाद उसमें से परु भी हो सकता है, पूरे बदन में सेप्टिसेमिया, और कभी कभी आदमी की डेथ भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो हर्निया जैसे हम लेते हैं वो ढिलास से नहीं लेना चाहिए, उसको इमीडिएटली सर्जन के पास जाके उसकी अच्छी तरह से सारवार करा लेनी चाहिए। आपने बताया कि हर्निया का एक विकल्प है सर्जरी है। अच्छा, इसके में कहा जाता है, कई लोगों का कहना है कि जो हर्निया का ऑपरेशन से कई लोगों को, पुरुषों को नपुंसकता की संभावना बढ़ती है। क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? उसमें जो सर्जरी जो होती है वहाँ से ही जो शुक्रपिंड की नस है जिसको वास डेफरेंस बोलते हैं, वो भी वहीं से नज़दीक से चलती है। उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं, वो भी वहाँ से जाता है। और ये सब एक दूसरे के अलग अलग है। जो ओपन मेथड की जो सर्जरी होती है, इसमें क्या होता है कि कभी कभी उसकी जो नस होती है, इंग्वाइनल नर्व्स, उसको भी कभी कभी डैमेज हो सकता है सर्जरी के दरमियान। तो कभी, और दूसरा जो है वजह है वो वहाँ पेन होता है। तो जब आदमी अपना सेक्सुअल वर्क करने जाता है तो उसको एक पेन की वजह भी ये बन सकती है, क्योंकि कभी कभी जो नस कटती है इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। तो और इसी वजह से ये जो लिटिगेशंस हमने जो बताया है वो काफ़ी लिटिगेशन की वजह बन सकती है। और आजकल तो हमने यूके में स्पेसिफिकली, जहाँ नेशनल हेल्थ स्कीम के जरिए सब काम होता है, तो वो NHS में इसके केस बढ़ने लगे हैं।
ओपन सर्जरी के जो प्रॉब्लम है उसमें प्रावधान में इंग्वाइनोडाइनिया करके जो कॉम्प्लिकेशन है, जो क्रोनिक पेन रहता है इंग्वाइनल रीजन में, और इसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है। तो ये सेक्सुअल डिसफंक्शन का केसेस काफ़ी बढ़ने लगे हैं और उसमें 100% इम्पोर्टेंसी है कि नहीं वो तय करने का कोई तरीका नहीं है। तो इसी वजह से कई लोग, वकील लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं और अपने क्लाइंट को सिखा के वहाँ भेजते हैं और वो लोग जो परेशानी दिखाते हैं इसकी वजह से उनको कॉम्पेंसेशन मिलता है। मगर उसकी जो मुश्किल है वो आपको मैं बता दूं कि कॉम्पेंसेशन होने की वजह से दूसरे साल वो सर्जन का जो रजिस्ट्रेशन करवाने का होता है NHS के साथ, वो प्रीमियम बढ़ जाता है और बारी बारी से प्रीमियम बढ़ने से ऐसा भी कभी कभी होता है कि वो प्रीमियम उसकी सालाना इनकम से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो परिस्थिति में कभी ऐसे भी इंसिडेंट्स बनने लगे हैं कि लोग अपने जो सर्जन है वो अपनी सर्जरी छोड़ के दूसरे व्यवसाय में चले जाते हैं। तो ये प्रावधान का भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं कहीं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहीं सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सर्जिकल फ्रैटर्निटी के लिए पूरा नुकसानकारक बन सकता है और ऐसे आम तौर पे वो सोसाइटी के लिए भी नुकसानकारक बन सकता है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए हर एक को कि गलत तरीके से कोई कॉम्पेंसेशन लेने का सुझाव नहीं करना चाहिए। आपने वही सर्जरी की बात, कंपल्सेशन की बात, उसी पर बात में आ रहे हैं। तो मैंने पढ़ा है कि आपके आर्टिकल में कि UK USA में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो सर्जरी छोड़ चुके हैं क्योंकि इतने उन्हें मैंने देना पड़ता है, उसका दंड देना पड़ता है। तो आखिर इसका कारण क्या है और भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, आमतौर पे हमने देखा है कि जो UK में बनता है, जो USA में बनता है, वो भारत में फिर चला आता है। तो जो UK USA में जो केसेस बन रहे हैं, स्पेसिफिकली जो ओपन हर्निया सर्जरी में, उसमें ये प्रॉब्लम की वजह से कहीं लोग सर्जन के जिसका प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है तो वो प्रीमियम चुका नहीं सकते हैं और जब आप प्रीमियम नहीं सकते तो आपका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता है और जब लाइसेंस रिन्यू नहीं होता है तो आप सर्जरी नहीं कर पाते हो। तो इसकी वजह से सर्जरी छोड़ देने का भी काम हो रहा है। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का प्रावधान जो है उसमें ओपन सर्जरी के जो इंग्वाइनोडाइनिया का कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादातर नहीं होता है क्योंकि लेप्रोस्कोपी में पेट के ऊपर से वो ये सर्जरी किया जाता है। मगर उसमें जो है वो विसरल और वास्कुलर कोई अपने अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको या तो कोई ब्लड वेसल्स को भी नुकसान होने की संभावना रहती है, तो वहाँ ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली दोनों किस्सों में हमने देखा है कि आमतौर पे जो कॉम्प्लिकेशन रेट है नियरली सेम रहता है और इसी वजह से ये परिस्थिति नाजुक बनती जा रही है। और इसी वजह से हम सर्जनों को सुझाव दे रहे हैं कि आप जब भी दर्दी का जो कंसेंट लेना है तो वो कंसेंट आप अच्छी तरह से लो, उनको पूरा प्रावधान समझाओ, पूरी प्रोसीजर समझाओ, उनके लिए कौन सी प्रोसीजर अच्छी है उसको भी समझाना चाहिए। और बाद में वेल इन्फॉर्म कंसेंट जो बोलते हैं वो वेल इन्फॉर्म कंसेंट मरीज के खुद के पास से लेनी चाहिए। बच्चों के केस के अलावा जो बड़े लोग होते हैं, जो एडल्ट है, जो कॉन्शियस है और अपनी कंसेंट दे सकते हैं, तो उनको पूरा समझा के, पूरा कॉम्प्लिकेशंस और पूरी डिटेल्स जो समझा के उनको ये लेने से ये मिट सकता है। दूसरा, लोगों को भी एक समझाना चाहिए कि उसमें कॉम्प्लिकेशन होए तब तक राह देखने, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रैंगुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशन होने के पहले ही आप अपने सर्जन के पास चले जाओ तो आपका सर्जरी अच्छी तरह से हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं और आप अच्छे हो जाओगे। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हर्निया ऐसी बीमारी है जिसे साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए और इसका एक विकल्प है समाधान का ऑपरेशन ही, और इनके लिए कई कानूनी प्रक्रियाओं को भी अपनाना होता है जिससे कि लोगों को फायदा भी हो और डॉक्टरों को भी फायदा होता है। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खूब धन्यवाद।